हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 14 अगस्त। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज 7 पे आपने देखा होगा मेल संथी के बारे में बता रखा था। मेल संथी बेसिकली जो केरल साइड में टेम्पल्स हैं, वहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं उनको बोला जाता है। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ थी शबरीमला और उन सब की। तो आपको क्या देखना है कि कई बार ना ये प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कि मेल संथी हैज़ बीन, क्योंकि कई कई बार इसका नोटिस आए हैं। तो हैज़ बीन ए न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट डू यू मीन बाय मेल संथी? तो याद रखिएगा, मेल संथी मीन्स चीफ प्रीस्ट, जो मंदिर के पुजारी होते हैं। एक एडिटोरियल पे था, पेज 1 पे भी था जो, और इंटरनेशनल पेज पे भी था, जो अफ़गानिस्तान के हाल चल रहे हैं। देखिए अभी कुछ होने दीजिए, बहुत कुछ हो रहा है। डेली वो नई-नई सिटीज़ करेंगे, अपने नोट्स मत बनाते फिरना। थोड़े से इंपॉर्टेंट सिटीज़ लिख लीजिए, एक तो कंधार, हेरात, ठीक है? एक गज़नी, उसके बाद एक है मज़ार शरीफ। मज़ार शरीफ बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है, पहले इनका कंट्रोल सेंटर हुआ करता था। जलालाबाद, काबुल, काबुल तो चलिए सबको पता ही होगा। तो ये 3-4 सिटीज़ ना नोट कर लीजिए, 4-5 सिटी, जो मज़ार शरीफ, जलालाबाद, कंधार, हेरात और काबुल। ये थोड़ा-सा आपको याद रहना चाहिए कि ये अफ़गानिस्तान में है। और आपको पता है अफ़गानिस्तान में, हमने पहले ही बताया था आपको कल या परसों में, कि ऑफ़र की है कि पावर शेयरिंग कर लेते हैं आप तालिबान लोगों के साथ। बट तालिबान लगता नहीं है किसी वजह से भी सुनने वाला, क्योंकि वैसे ही वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और बल्कि तालिबान को ये भी पता है कि यूएस से वार्निंग मिल चुकी है, अदर कंट्रीज ने भी वार्निंग दी है कि दे विल नॉट रिकग्नाइज तालिबान रजीम अगर आप पावर लेंगे, उस कंट्रोल पावर करेंगे बाय फोर्स। बट फिर भी तालिबान रुकने वाले नहीं है इस टाइम। तालिबान तो अनकंट्रोलेबल चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो अभी इसमें कुछ कंसोलिडेटेड होगा। हमने ऑलरेडी इंडिया के साथ हाउ इंडिया शुड डील विद तालिबान, क्या होना चाहिए क्या नहीं, सब स्ट्रैटेजी देख ली है। वही अभी तक नोट्स अपने कंसोलिडेटेड रखेगा। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था सी रंगराजन ऑन ग्रोथ, बहुत बड़ा दे रखा था। 4 पॉइंट्स उसमें इंपॉर्टेंट है, विच विल एक्ट एज अ फॉर्डर। अगर आपके पास ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन आए, या रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आए, या गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के, उसके ऊपर आप, ये नहीं है कि चारों एक साथ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या इसको अलग अलग उसमें भी लिख सकते हैं। कहते हैं ग्रोथ को ना सिर्फ रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब रिफॉर्म्स एक नेसेसरी कंडीशन है ग्रोथ के लिए। बट हम सोचें कि रिफॉर्म्स ही सफिशिएंट हैं, वो ऐसा नहीं है। इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो ड्राइव होती है इन्वेस्टमेंट से। ठीक है? तो क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब इन्वेस्टमेंट रेट डिक्लाइन हुआ था बाय नियरली 5 परसेंटेज पॉइंट्स सिंस 2010-11, तो हमने देखा था ग्रोथ रेट भी डिक्लाइन हुआ है। ठीक है? रिफॉर्म्स क्या है, नेचुरली एक क्रिएट करते हैं क्लाइमेट फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप रिफॉर्म्स लेके आएंगे, अच्छे रिफॉर्म्स लेके आएंगे, एक नेचुरल क्लाइमेट आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार करते हैं। बट अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं तो ग्रोथ नहीं होती है। हमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, मगर उसके साथ सप्लीमेंट करना पड़ेगा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो नीडेड है स्पर ग्रोथ के लिए। ठीक है? और यही एक सोल कंसर्न होना चाहिए पॉलिसी मेकर्स का, जैसे हमारे लॉ मेकर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, उनको ऐसी जो पॉलिसीज लेके आनी चाहिए जिसमें हम लोग जो थोड़ा सा हम इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी तैयार करें, ताकि जो ग्रोथ को हमारे पुशअप मारे। उसके बाद कहते हैं कि पॉलिसी मेकर्स शुड बी क्लियर अबाउट द डायरेक्शंस इन विच दे मूव। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सेंटर और स्टेट्स जो है ना, मस्ट बी द जॉइंट पार्टनर्स इन दिस एफर्ट। ये नहीं है कि सेंटर सिर्फ रिफॉर्म्स लेके आ रहा है और क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, बट स्टेट्स नहीं ला पा रही। सेंटर और स्टेट्स को जॉइंट एफर्ट्स लाना पड़ेगा, एक जॉइंट पार्टनर की तरह काम करना पड़ेगा, ताकि एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट तैयार हो कि लोगों के लेके आए इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो एफडीआई की बात हो, चाहे लोकल इंडस्ट्रीज की बात हो। अगर हम गवर्नमेंट परफॉर्मेंस की बात करें, देखिए ये थर्ड जो पैरा है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में या गवर्नमेंट के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, तो उसमें हेल्प करेगा कि गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस, जो गवर्नमेंट को है, उनका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सोशल सेक्टर्स पे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन। और अगर हम सर्विसेज की बात करें, तो हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव सर्विसेज पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्वालिटेटिव सर्विसेज पे भी ध्यान देना चाहिए, कि हमें अगर सर्विस देनी है तो क्वालिटी दे। ये नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी के चक्कर में हम क्वालिटी को भूल जाएं। और कहते हैं रिफॉर्म्स जो है नेसेसरी है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी एंड अचीव हायर ग्रोथ, बट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने लास्ट में, कि वी कैन नॉट इग्नोर इक्विटी कंसिडरेशंस। तो ग्रोथ भी और इक्विटी भी मस्ट गो टुगेदर। देखिए इक्विटी का मतलब और इक्वालिटी का मतलब बहुत फर्क होता है। देखिए इक्वालिटी में क्या होता है कि एक जैसी चीज सबको दे देना। सपोज करिए दो आदमी हैं, एक के पास 500 रुपए है, एक के पास जेब में कुछ नहीं है। ठीक है? और उनको 1000 रुपए की जरूरत है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं। तो इक्वालिटी में तो क्या होगा कि मैं दोनों को 500 500 रुपए दूंगा। ठीक है?
दोनों को 500-500 रुपए दूँगा, दैट इज़ कॉल्ड इक्वालिटी। बट उसमें क्या होगा इक्वालिटी में कि एक का भला हो जाएगा क्योंकि उसके पास ₹1000 हो जाएँगे, उसके पास नहीं होंगे, तो इसको कहते हैं इक्वालिटी। इक्विटी में क्या होगा, इक्विटी में ये होगा कि जिसके पास ऑलरेडी 500 है तो मैं उसको सिर्फ 500 दूँगा, जिसके पास 0 है तो मैं उसको 1000 दूँगा, दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब मैटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इक्विटी क्या है कि हर आदमी को उतना देना जितने की उसको ज़रूरत है टू अचीव देयर बेस्ट। ठीक है? उसके बाद एक एडिटोरियल पे था इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट का, ये जो सेकंड पेज पे एडिटोरियल बहुत बड़ा आया हुआ था मिज़ोरम और उसका, उसमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ निकलती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। जैसे हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जो मिज़ोरम है वो कह रहा है कि मुझे तो वही मानना है जो इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट जो ब्रिटिश ने नोटिफ़ाई किया था 1875 में। अब आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, देखिए हम जो असम मिज़ोरम का है बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्या-क्या डिस्प्यूट है, क्या सब कुछ चल रहा है और क्या ये क्या-क्या चाहते हैं। एनएच 306 के बारे में बात की थी हमने। आज एक इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रीलिम्स के लिए पॉइंट निकलता है कि इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट अगर पूछ लेते हैं कि ब्रिटिश ने जो नोटिफ़ाई किया था 1875 में क्यों किया था? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यों किया था? उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो सेपरेट कर सकें जो ये इनर लाइन लाइन रिजर्व फॉरेस्ट इन्होंने नोटिफ़ाई किया था, वो इसलिए किया था ताकि वो जो सेपरेट कर सके प्लेन्स को, जो टी रिच स्टेट्स थी सुरमा और ब्लैक बैरक वैली जो टी रिच थे, उसको वो सेपरेट करना चाहते थे फ्रॉम द हिल्स इनहैबिटेड बाय द लुशाइस। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि जो लुशाइस थे ना, रेड मारते थे इन प्लेन्स पे, चोरी, लूट, डकैती इसलिए सब करते थे। तो उन्होंने ये डिमार्केशन जो की थी, वो इसलिए की थी ताकि वो अपने टी एस्टेट्स को उनसे बचा के रख सकें, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उसके बाद एक बॉर्डर टाउन वेरेंटे का दे रखा था। वहाँ पे किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है? ब्रूमस्टिक और एरेका नट प्लांटेशन। ये पहले भी एरेका नट का सारा देख चुके हैं कि कहाँ-कहाँ उगता है और कैसा इस पे क्वेश्चन आता है। अगर किसी को जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन। उसके बाद एक पेज 10 पे था, ये मैंने जो बनाया उसके बाद ये सारा मैंने पीआईबी से बनाया है, तो थोड़ा-सा लिखिएगा। एक तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या हम मेजर्स ले रहे हैं फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग पे आता है, तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, बट एक पैरा ही इसको डिवोट करा जाएगा। बट ये प्रीलिम्स के क्या इम्पोर्टेंट है कि एक तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय 2022 बैन होना है, ठीक है? अब इसमें क्या है कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है कि एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कौन-सी मिनिस्ट्री है जो नोटिफ़ाई कर लेके आई है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, कौन-सी मिनिस्ट्री है? आपसे पूछा जा सकता है। तो दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। क्या कहा है उन्होंने कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स जितनी भी हैं उसको दैट विल बी प्रोहिबिटेड बाय 2020, ठीक है? क्योंकि उनकी लो यूटिलिटी होती है, हाई लिटरिंग होती है, मतलब कचरे में फेंका जाना। तीसरा पॉइंट आप पे पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, कौन-सी एनवायरनमेंट असेंबली में इंडिया ने पायलट किया था रेज़ोल्यूशन? 4th यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली हेल्ड इन 2019, जहाँ पे इंडिया ने रेज़ोल्यूशन लाया था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है? अब कम्युनिटीज़ कौन-कौन सी प्रोहिबिटेड होगी, ये लिख लीजिएगा। क्या है, याद करने की ज़रूरत नहीं होती, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट आप जब जस्ट गो थ्रू करेंगे ना, तो आपको याद आ जाता है कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था, तो आप टिक मार्क कर सकते हो, आप ईज़िली रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो। जो प्रोहिबिटेड होगी 1 जुलाई 2022 से, वो है ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स, ये सारा प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। 30th सितंबर 2021 से, ये इंपॉर्टेंट है, जो थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग्स की, पॉलिथीन्स की बेसिकली, वो 50 माइक्रोन से 75 माइक्रोन्स कर दी जाएगी। आपसे ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। हो सकता है वो आपको 30th सितंबर 2021 से ये कहते हैं 120 माइक्रोन्स करी जाएगी, नहीं। 75 माइक्रोन्स की जाएगी। हो पूछ सकते हैं आपसे कि अभी क्या है? तो अभी 50 माइक्रोन्स रहती है ज़्यादातर, उसको 75 किया जाएगा। उसके बाद 120 माइक्रोन्स किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 31st दिसंबर 2020, ठीक है? ताकि इतनी मोटाई हो जाएगी तो उससे क्या प्लास्टिक कैरी आप लाएँगे और फेंकेंगे नहीं, उसको आप रीयूज़ कर लिया करेंगे। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट्स है कि 50 से 75 किया गया है और फिर 75 से 120 2022 से किया जाएगा 31 दिसंबर। और इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए आपके। ई-वेस्ट रूल्स क्या हैं, ये 5 जुलाई 2021 का एनालिसिस प्लीज़ सुन लीजिएगा, एक ही पैरा है, बहुत रहेगा आपको। उसका पेज 12 पे ये हमने ऑलरेडी ना 2 अगस्त पता नहीं 3 अगस्त को देखा था कि गवर्नमेंट के पास उन्होंने एक लेके गए थे जितने भी पोल्ट्री वाले हैं कि हमें अलाउ करी जाए कि इंपोर्ट कर सकें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रश्ड सोयाबीन। तो गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कर दिया है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है बेसिकली कि जो सोया डी ऑयल्ड है या क्रश्ड केक हैं, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन नहीं करते, तो हम अलाउ कर रहे हैं। मगर जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कंसर्न रेज़ किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप ये करेंगे तो जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं वो हमारे ह्यूमन फूड में चेन में एंटर कर जाएँगे, क्योंकि देखो भैया, अगर वो
मुर्गे खाएँगे तो मुर्गा लोग खाते हैं, सीधी-सी बात है। तो और अभी तक इंडिया के रेगुलेटरी सिस्टम ने जीएम फूड्स को अप्रूव नहीं करा है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और 1989 रूल्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा है ना कि सिंस सोया डी ऑयल्ड और क्रश्ड केक जो है, उसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के 1989 के रूल्स में 1989 में एक रूल्स आए थे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1989 के नहीं है। 1989 में जो रूल्स आए थे, उसमें ये कहा गया था कि जो जीएम ऑर्गेनिज़म्स ही नहीं, अगर मगर उसके कोई भी प्रोडक्ट्स या सब्सटेंसेस भी बनते हैं, वो भी इम्पोर्ट नहीं किए जाएँगे या वो भी यूज़ नहीं किए जाएँगे। ये देखिएगा पोल्ट्री फीड्स मेक्स अप 65% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द फार्मर। उसमें से सोय मील बेसिकली क्या होता है, मेन प्रोटीन इंग्रेडिएंट है इन द फीड। और ये कैसे निकलता है, जब आप सोया से पूरा उसका ऑयल निकाल लेते हो, सोयाबीन से उसका ऑयल निकाल लेते हो, उसके बाद जो बचता है दैट इज़ कॉल्ड सोय मील। और अगर टोटल बात की जाए फीड में जो पोल्ट्री को दी जाती है, उसमें 60% आई थिंक मेज़ होता है, 20% कॉर्न होता है या 20% ये होता है, सॉरी 25% सोया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2 अगस्त में, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।